नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल है भैया आप लोगों के? इंतजार हो रहा है सेशन का? सो एक्साइटेड है आप लोग इस सेशन के लिए? तो आपको सबसे पहले तो बता दें कि आज साहित्य आज तक का दूसरा दिन है और जैसा कि आपको पता है कि 3 दिनों तक साहित्य का ये महाकुंभ यहां पर चलने वाला है। कल इसकी शुरुआत हुई थी, आज दूसरा दिन है और आप जहां पर बैठे हैं ये ओटीटी स्टेज है। खास करके पिछले 3 सालों से ये चौथा साल है जब हम ओटीटी स्टेज लेकर के आए हैं। ओटीटी के जितने भी किरदार हैं जो आप अपने घरों में देखते हैं, आप टेलीविजन पर घर में बैठकर बिंज वॉचिंग करते हैं, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, चाहे अमेजॉन हो या फिर और भी दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, तो उन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर आप जिन्हें देखते हैं, जिनकी सीरीज देखते हैं, जिन एक्टर्स को देखते हैं या फिर उनके पीछे जो डायरेक्टर्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं, तो वो हम आपके सामने सीधे लेके आते हैं। तो 90s अगर मैं अपनी बात करूं तो 90s के जमाने में टीवी सीरियल्स हम देखा करते थे। बड़ा शौक रहता था कि उसमें जो एक्टर्स काम करते हैं शायद उनसे कभी मिलने का मौका मिले, लेकिन उस समय ये संभव नहीं हो पाया था। लेकिन अब आज तक खास करके लेकर के आया है साहित्य का ये महाकुंभ, साहित्य आज तक, जिसमें आप तमाम साहित्य के जो दिग्गज सितारे हैं, चाहे वो कवि हो, चाहे वो साहित्यकार हो, चाहे वो अभिनेता हो, नेता हो, तमाम लोग, हाँ हालांकि नेता यहाँ नहीं पहुंचते हैं, यहाँ पर चूंकि साहित्य की बात होती है तो यहाँ पर ज्यादातर जो साहित्य से जुड़े, आर्ट से, कल्चर से जुड़े जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर विशेष करके आते हैं। इसलिए हमारे जो अलग अलग मंच हैं, जो 4 स्टेजेस हैं जिसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, हमारे 4 स्टेज, जो पहला स्टेज है स्टेज 1 दैट इज हल्ला बोल, दूसरा स्टेज हमारा दस्तक दरबार है और जो तीसरा स्टेज है हमारा वो साहित्य तक स्टेज है और ये चौथा स्टेज है जिसमें आप लोग बैठे हुए हैं ओटीटी स्टेज। तो इस ओटीटी स्टेज को 3 साल पहले इसकी हमने शुरुआत की थी और उसके बाद जिस तरह से आप लोगों का रिस्पांस देखा, आप लोगों का प्यार देखा, उसके बाद निरंतर और लगातार ओटीटी पर तमाम ओटीटी के जो सितारे हैं वो यहां पर आ रहे हैं और वो यहां पर आकर लगातार जो है अपनी प्रस्तुति भी देते हैं, आपसे मिलते हैं, मुखातिब होते हैं। तो आपको हम बता देते हैं ये जो पहला सेशन आज का हमारा ओटीटी का शुरू होने वाला है वो है, इससे पहले कि ओटीटी के सितारे यहां पर आए, जो हमारे सितारे हैं यानी कि इन हाउस सितारे जो हमारे हैं, उनसे आपका परिचय हम करा देते हैं। हम इसे कह रहे हैं रिपोर्टर्स ऑफ फेयर। देखिए, आपको समझना बहुत जरूरी है कि हम जिस प्रोफेशन में हैं, हम जो काम करते हैं उसमें रिपोर्टर्स की कितनी बड़ी भूमिका होती है। जब वो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं या फिर वो कहीं किसी नेता के साथ, अभिनेता के साथ, या तमाम स्टोरीज, कहानियां, किस्से जो आप देखते हैं वो टेलीविजन पर निकल कर आते हैं तो वो इन्हीं रिपोर्टर्स की बदौलत आते हैं। तो उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं वो यहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे। आपको कई किस्से ऐसे जानने को मिलेंगे कि शायद टेलीविजन स्क्रीन पर आपको लग रहा हो कि बहुत ही सरलता से, बहुत ही आराम से रिपोर्टर्स अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता होता है कि उस वक्त, जिस वक्त वो बहुत ही आपको सहज और सरल टेलीविजन पर नजर आ रहे होते हैं, एक्चुअली वो उतने सहज या सरल होते नहीं हैं। तो हमारे जो तमाम इन हाउस सितारे हैं, जो हमारे रिपोर्टर्स हैं, उनके लिए खास ये सेशन हमने रखा है जिसका नाम है रिपोर्टर्स ऑफ एयर, जिसमें संजय शर्मा जी ऑलरेडी आ चुके हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने ही घर में। साथ ही साथ स्वागत हम करेंगे हिमांशु मिश्रा। हिमांशु, आपका भी बहुत स्वागत है। आप अपना चेयर प्लीज लें। संजय, यहाँ संजय। मुनीश पांडे आ चुके हैं। संजय सर यहाँ। साथ ही साथ ऐश्वर्या पालीवाल आ चुकी हैं। ऐश्वर्या को भी आपने देखा होगा कई पॉलिटिकल रिपोर्ट्स कवर करते हुए। राहुल गौतम वो हमारे साथ हैं और साथ ही साथ तमाम और जो हमारे और भी जो सितारे हैं वो यहाँ पर जुड़ते रहेंगे और उनसे भी आपका हम तारुफ कराते रहेंगे। आपको हम बता दें कि यहाँ पर तमाम हमारे जितने भी रिपोर्टर्स हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये एक्चुअली हमारे इन हाउस सितारे हैं और इन्हीं के साथ हम अपने आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। चाय शाय आ जाए भी। और ऑडियो चेक चेक चेक। हाँ भाई, और ये जो आवाज ऑडियो चेक करा रही है हमारी सहयोगी, हमारी दोस्त
मौसमी सिंह। आपने मौसमी को कई जगह देखा होगा, जब इनके साथ जब भी मौका मेरा मिला, आप लोग तो अपनी बातें किस्से कहानियां करिएगा, लेकिन हमें भी जब मौका मिला है तो हमने मौसमी को देखा, एकदम से अलग रूप, अलग अवतार हमें इनका फील्ड में देखने को मिलता है। जब खबरों की बात आती है और मौसमी अगर फील्ड में होती है ना, तो शी मेक श्योर कि चाहे कुछ भी करके और कितनी भी भीड़ क्यों ना हो या कितनी भी दिक्कत क्यों ना हो, खबर तो पहले यही जाकर लेंगी, बाइट पहले यही निकाल कर लाएंगी। और आज तक का जो चलन रहा है, जो हम हमेशा कहते हैं आज तक सबसे तेज, तो सबसे तेज खबर लाने में मौसमी बहुत आगे रही हैं शुरू से। तो चलिए, ओवर टू यू, ऑल ऑफ यू। एक बार आप लोग ऑडियो चेक करा लीजिए, उसके बाद ये मंच आपका, ये घर आपका, ये पूरा जो फंक्शन है हमारा 3 दिनों का, ये भी चूंकि आप ही का है, तो अपने घर में शुरुआत करें इस सेशन की। श्वेता, क्योंकि आपने तारुफ कराया तो हम श्वेता का भी तारुफ करा दें कि श्वेता डुबकी लगाने से बहुत डरती हैं, लेकिन जब कवरेज की बात आती है तो वो प्रयागराज हो या कहीं भी हो, अपनी कवरेज के लिए डुबकी भी लगा लेती है और धुआंधार एंकरिंग भी करती है। उस डुबकी के पीछे मौसमी का हाथ भी था। प्रयाग हम गए थे कुंभ में, और मुझे सीरियसली बहुत डर लग रहा था डुबकी लगाने में, लेकिन मौसमी ने हिम्मत दी और आखिरकार वो डुबकी भी लगी, कवरेज भी हुआ शानदार। संजय जी भी हमारे साथ लगातार कवरेज में रहे, इस बार तो महाकुंभ भी हमने साथ में कवर किया। फीवर में तप रहे थे संजय जी, बुखार से हालत खराब थी इनकी, लेकिन उसके बावजूद बिना रुके, बिना थके लगातार जो आपने कवरेज किया है संजय जी, वो हम ही जानते हैं। तो चलिए, मुझे लगता है यहाँ किससे हम शुरू करेंगे, तो इतना लंबा हमारा जान पहचान दोस्ताना है कि बहुत बातें निकलेगी, लेकिन अब आप लोग एक्चुअली बातें करिए, ग्राउंड रिपोर्ट्स लोगों के सामने। जोरदार तालियां हो जाए भाई एक बार सबके लिए, हौसला बढ़ाने के लिए जोरदार ताली बहुत जरूरी है। प्यारे भाइयों, माताओं और बहनों, आज तक अफेयर्स में किस्सों का सिलसिला चालू करें, इससे पहले हम आपको बताएं कि कई बार किस्से बाहर भी मिलते हैं, कई बार किस्से अंदर भी मिलते हैं, कई बार किस्से चाय के जरिए मिलते हैं, कई बार किस्से बातों के जरिए मिलते हैं। और ये किस्सों का सिलसिला आज तक रेडियो पर कैसे शुरू हुआ ये भी हम बताएंगे। और आज तक रेडियो ऐसा माध्यम है, ऐसा रेडियो है जिसे आप सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो आज तक रेडियो को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे किस्सों की बारात मिलेगी जिसमें आप शामिल होकर नाच सकते हैं, गा सकते हैं, आनंद ले सकते हैं उसका, और ये कहीं भी ले सकते हैं। आज तक रेडियो पर आप रिपोर्टर्स अफेयर गाड़ी चलाते हुए, किसी का इंतजार करते हुए, किसी से मिलते हुए, खाना खाते हुए, सब समय सबके लिए सेवनीय रसायन च्यवनप्राश की तरह है। तो आप इसमें किस्सों का सिलसिला शुरू करें, इससे पहले हम आपको बताएं कि रिपोर्टर के पास किस्सों की भरमार रहती है, क्योंकि वो रोज इतने सारे लोगों से मिलता है, तरह तरह के लोगों से मिलता है, तरह तरह परिस्थितियों को जीता है। तो उसके पास वो रिपोर्टर, मैं उसको रिपोर्टर नहीं मानता जिसके पास किस्से नहीं हो। और ऐसे दिलचस्प किस्से, ऐसे दिलफरेब किस्से, आपको लगता आय हाय 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 ये क्या जिंदगी जी है, लेकिन उसके लिए मुश्किल भी रहती है, चुनौतियां रहती हैं। किस्से बिल्कुल ऐसे, जैसे मिथिला में हमारे यहाँ कहावत है कि ओल ऊपर नहीं फरता है, जो जिमीकंद होता है वो नीचे फरता है। तो आपको उसके लिए खोदना पड़ता है, आपको उसके लिए तह तक जाना पड़ता है। और यही वजह है कि जब हम अपने ऑफिस में आकर अपने सारे सीनियर्स को अपने एक्सपीरियंस किस्से सुनाते थे, तो एक दिन ऐसे ही बात चली पिछले साल कि क्यों ना ये किस्से जो आप लोग यहां सुनाते हैं वो जनता भी इसका आनंद ले। जो आप स्वांतः सुखाए है वो सर्वांतः सुखाए हो जाए, सबको आनंद दे। तो 31 दिसंबर की शाम थी और उस समय हम लोगों ने पायलट बनाया, और पायलट लोगों को इतना पसंद आया कि आगे ये पूरा सिलसिला आपको समर्पित है। तो किस्सों की जहां तक बात है, ये वो किस्से हैं जो हम खबरों में नहीं बता पाते आपको। खबरों में हार्ड खबरें देते हैं, तो जो किस्से खबरों में नहीं सुना पाए वो दिल से यहां कहे जाते हैं। किस्से कहानियों का असली रंग तो तब जमता है जब रिपोर्टर्स अफेयर के साथ आप और हम बैठ जाते हैं। तो ये किस्सों का सिलसिला शुरू करें, इसके पहले मैं आपको, हालांकि इतने समय से आप सारे लोग, हम सारे रिपोर्टर्स किस्सेबाज रिपोर्टरों को देख चुके हैं, और रिपोर्टिंग स्टोरी टेलिंग है, कहानी सुनाना। आप कितने सरल अंदाज में, कितने दिलचस्प अंदाज में स्टोरी सुना सकते हैं, वही आपकी कला है। स्टोरियां सबके पास होती है, लेकिन सुनाने का अंदाज सबके पास नहीं होता। तो
मैं बताऊं कि आप इन सारे किस्सेबाज और किस्सागो रिपोर्टर्स से इतनी बार इतने एपिसोड्स में मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं परिचय करा देता हूं। मेरे एक्सट्रीम राइट में हैं अमित भारद्वाज। अमित भारद्वाज सबसे टेक्नोसेवी रिपोर्टर्स में से हैं। जब भी कोई रिसर्च करनी होती है तो हम सारे पुराने ओल्ड स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के हैं, तो हम सारे लोग ओल्ड तरह से रिसर्च करते हैं, नई चीजें भी तकनीक यूज करते हैं, लेकिन हमारे सबसे टेक्नोसेवी रिपोर्टर हैं अमित भारद्वाज। और हिमांशु मिश्र, जिनके लिए हम ये कहते हैं कि हमारे इंसाइक्लोपीडिया हैं। पहाड़ में आप चले जाएं तो आपको फ्रेम ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती कि किस बैकग्राउंड में फोटो खींचे, जिधर भी आप कैमरा घुमा दें उधर फ्रेम है। तो हिमांशु मिश्रा हमारे इंसाइक्लोपीडिया हैं। ये हालांकि ये ठीक है कि ये अतीत के किस्से ज्यादा सुनाते हैं और इनकी याददाश्त इतनी जबरदस्त है। याददाश्त में लोग हाथी की याददाश्त को बहुत जबरदस्त मानते हैं, और इनके टिप्स पे ऐसे हैं कि कौन सा दिन था, कौन सी तारीख थी, कहां पर यह घटना हुई, कितने लोग वहां मौजूद थे, कौन किधर बैठा था, कौन से टेबल पे कौन था, वो सारी चीजें इनको याद रहती है। तो इसलिए हमारे किस्सों के मतलब बहुत बड़ा खजाना है। और मौसमी सिंह, जिसको आप लोग भी बहुत लाड के साथ झांसी की रानी कहते हैं, कभी ये पेड़ पे चढ़कर रिपोर्टिंग करते हुए भी दिखी है, कभी 20 फुट ऊंची दीवार से कूद भी जाती है। तो मौसमी खबरों के लिए खोदने की जरूरत नहीं, कई बार कूदने की भी जरूरत पड़ती है, तो मौसमी कूदने वाले रिपोर्टर भी हैं। संजय जी, पीछे कैमरामैन जो खड़े हैं वो सारे हंस रहे हैं, क्योंकि उन पर क्या गुजरी है ये पूछना उनसे भी जरूरी है। और हमारे जो बाईं तरफ बैठी है ऐश्वर्या पालीवाल। ऐश्वर्या पालीवाल मकर द्वार की रिपोर्टर कही जाती है, लेकिन मकर द्वार से जो ये दूर दृष्टि देखती हैं तो ये बहुत देर तक और बहुत दूर तक इनको चीजें दिखाई पड़ती हैं। किस्सों का एक खजाना इधर भी है। मौसमी अगर इस पूरे रिपोर्टर्स अफेयर की जान है तो ये उसकी शान है। थैंक यू संजय। हम लोग की जोड़ी सीता गीता की जोड़ी कहलाती है। सबसे हमारे जो लेफ्ट में बैठे हैं वो आरजी हैं, वो वाले आरजी नहीं जो आप लोग समझ रहे हैं, लेकिन वो भी हैं, पता चलेगा आपको थोड़ी देर में। हाँ, ये आरजी राहुल गौतम है। हाँ। जो इनके किस्सों की बात करें तो ये मतलब इतने सरल अंदाज में इनको किस्से मिलते हैं और ये किस्सों को पकड़ लेते हैं। वो कभी चाय के बहाने इनको किस्सा मिल जाता है, कभी कोई वेटर इनको और वेटर या जो फूड सप्लाई करने वाले गार्ड वाले भी बता देते हैं। हाँ, गार्ड भी बता देते हैं। तो ऐसा बाकी किस्से ढूंढने के लिए तो हम लोगों ने कई बार बड़े अफसरों के ड्राइवर्स के साथ तंबाकू भी रगड़ी है और कई बार ये सब भी किया है, उनके लिए सेवा की है, तो खबरें मिलती हैं। लेकिन इससे पहले कि हमारे ये टिक टिक बहुत नजदीक आ जाए तो सबसे पहले किस्सा शुरू करते हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे शो के जो आधार हैं, हमारा आधार कार्ड है हिमांशु मिश्रा, उससे ही पहचान होती है इसकी शो की। तो हिमांशु से मैं आग्रह करूंगा कि हिमांशु कुछ ऐसे दिलचस्प किस्से, क्योंकि ये विशेष सत्र है, आप स्टूडियो में तो हमें देखते हैं लेकिन आज हम रूबरू आपके सामने हैं, तो हिमांशु आपसे सीधा संवाद करेंगे और किस्से बताएंगे। मुझे लगता है बिहार का चुनाव अभी बीता है, मैं बिहार में था, लगभग 11 दिन था। एक दिन मैं गया और गया में मैंने कहा कि हमको कुछ लोगों के ओपिनियन लेने थे। दलितों पे मैं स्टोरी कर रहा था ऊपर करना होगा ना, कि वो कौन जीतेगा, कैसी सिचुएशन है। वहां पर एक सज्जन से मैंने कहा कि हमको 15-20 लोगों से बात करनी है, तो उन सज्जन ने कहा अच्छा ठीक है। अब वो बात कराते कराते उन्होंने इस तरीके से लोग प्लेस किए कि जो सिटिंग विधायक थे उनके लोगों को वो सिखाते थे और फिर आगे इधर उधर खड़ा कर रहे थे। तो मैंने पीछे से देख लिया कि भाई लोग ऐसा कर रहे हैं, तो मैंने उन्हें कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने कहा ये जितने आप लोग लाए हैं ये सब विधायक के पक्षकार हैं, कोई ऐसा व्यक्ति लाइए ना जो कुछ बताए कि क्या है। तो ऐसा भी बहुत से लोग होते हैं, क्योंकि आजकल वो मीडिया को जानते समझते हैं, कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसे टीवी पे आ जाए जिससे उनके लिए पॉजिटिव माहौल बन जाए। ऐसे लोगों को हम लोग बहुत अच्छे ढंग से जानते समझते हैं। मैंने उस चीज को उसी टाइम खत्म किया और कहा कि अब ये आगे नहीं कर सकते हम। दूसरा किस्सा मेरे पास एक है 2022 के विधानसभा चुनाव का। मौसमी वहां थी उन्नाव में, साक्षी महाराज को वोट करना था, कुलदीप सेंगर जिनके ऊपर एक रेप का केस है, वहां हम लोग थे।
लाइन लगी हुई थी, लाइन में एक व्यक्ति खड़े थे, वो बड़े अच्छे ढंग से लोगों को बता रहे थे कि कौन सा मुद्दा है। चैनल देखते थे, रिपोर्टर्स को देखते थे और बता देते थे कि ये मुद्दे हैं, फिर वो दूसरा चैनल वो उसको उसी हिसाब से बताते थे। तो वो रिपोर्टर्स के हिसाब से देख लेते थे ये क्या चाहता है, बेरोजगारी मुद्दा है, क्राइम है, वो कहता था डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये लोग आज के टाइम पे जो है ना, व्यूअर भी बहुत समझदार हो गया, क्या किसके सामने क्या बोलना है नहीं बोलना है ये भी वो जानता समझता है। ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर मुझे लगता है हम लोग बहुत पैनी नजर रखते हैं, कोशिश ये करते हैं कि सही चीज आपके सामने आए, और यही हम सब लोग चाहते भी हैं कि कोई ऐसा पक्षपात हमसे ना हो जाए जो बाद में लगे। तो कोशिश हम सबकी यही है कि कोई पक्षपात ऐसा हम ना करके दिखाएं, कोई हमसे जानबूझ के लगे, लेकिन हम लोग नहीं करने की कोशिश करते हैं। मेरा बस इतना ही आपसे कहना है। दो ही छोटे छोटे किस्से हैं, एक 22 का, एक मैंने अभी आपको बताया बिहार का। हिमांशु ने जो अभी बताया तो उसका सार मुझे यही समझ में आया कि किस्सों में मसाला नहीं, बस सच ही फेयर है, इसलिए दिल के करीब रिपोर्टर्स ऑफ फेयर है। तो अब मैं राहुल गौतम से निवेदन करूंगा कि वो आपको बताएं कि चाय से भी कैसे किस्से निकल सकते हैं। चाय पे चर्चा तो होती है, लेकिन चाय से किस्से भी बनते हैं। कैसे खबर निकालता है रिपोर्टर, कैसे खबर को लपक लेता है, पकड़ लेता है, वो बताएं, चपक लेता है। संजय जी, खबर निकालना आप जानते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स जॉब है, एक कला भी है, एक कला है, एक कॉम्प्लेक्स जॉब है। और कई बारी हमें अलग अलग तरीकों से, एक तो ऑफिशियल जो खबरें आती हैं माइक पास कर लीजिए, उसके थ्रू नहीं, कई जो ऐसी खबरें होती हैं बड़ी, वो अनऑफिशियली हमको मिलती हैं। तो मुझे याद है मैं कांग्रेस ऑफिस में था और मैंने एक वेटर को कहा कि आप मेरे लिए चाय ले आइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं आपके लिए चाय नहीं लेकर आ पाऊंगा, मुझे भागना है। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा कहाँ जाना है आपको? उसने कहा मुझे मल्लिकार्जुन खड़गे जी के घर जाना है, वहां कोई बहुत बड़ी मीटिंग है। तो इतना कह के वो निकल गया। उसके बाद मैंने अपने घोड़े दौड़ाए, इधर उधर फोन किए, तो पता लगा मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर किरण रिजिजू जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, अर्जुन राम मेघवाल जो कि लॉ मिनिस्टर हैं, और राहुल गांधी, ये तीनों लोग पहुंचे हैं। वहां पे एक मीटिंग हो रही है, पिछले सत्र की ये बात है। तो जो खबरें हैं, खबरों का एक ऑफिशियल मैकेनिज्म तो है हमारे पास। व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि कैसे खबरें आती हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, नेता लोग ट्वीट करते हैं, वहां से हम खबरें लेते हैं। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी जगहों से ऐसे खबरें आती हैं। जैसे अभी आपने कहा कि ड्राइवर्स के साथ में तंबाकू रगड़ना पड़ता है, तो हमको अपने आंख कान नाक सब कुछ खोल के रखने पड़ते हैं, ताकि हम लोग, हमारे पास तक जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो आए, उसको बाद हम उसको प्रोसेस कर दर्शकों तक पहुंचा सकें। तो काफी कला है ये, कलाबाजी, कलाकारी है एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो देखा आपने, सिर्फ ये तो आंख कान नाक खुले रखते हैं, हमें तो दिमाग के दरवाजे खिड़की रोशनदान तक खुले रखने पड़ते हैं, ताकि कहीं से भी हवा आए तो हम उसको पकड़ लें कि हवा में हरारत कितनी है और शरारत कितनी है। वाह। अब अमित भारद्वाज बहुत देर से अपनी बात बताना चाहते हैं, तो इनको भी जोर से आ रही है बातें, तो एक बार किससे इनके भी सुने। जोहार सबको। मुझे एकदम ध्यान आता है क्योंकि किस्सों की बात हो रही थी, राहुल बता रहे थे, तो हम रिपोर्टर्स की एक कला तो है कि सामने हमको कई बार कोट्स मिल जाते हैं, बाइट्स मिल जाते हैं, लेकिन एक और कला है, उनको 4 लाइनों में अगर हम समेटें तो बड़ी फेमस लाइनें हैं आजकल कि मैंने चांद पे कुछ लिखा है, मैंने चांद पे कुछ लिखा है, तुम चुपके से पढ़ लेना, तुम कुछ मत कहना, मैं सब समझ जाऊंगा। तो इसी तरह से क्योंकि बिहार का चुनाव अभी हुआ था और खासतौर पे सासाराम और जो सिवान के इलाके थे जहां पे मैं और मौसमी जी दोनों लाइव पे जुड़े हुए थे, भोजपुरी में लोग बात कर रहे हैं। मैं कहा गया कि भोजपुरी में बात कीजिए, शायद महिलाएं बोल देंगी, लेकिन महिलाएं अपनी जुबान नहीं खोल रही थी, इशारे में बात कर रही थी। तो वही है कि चांद पे लिखा हुआ है, हमको पढ़ना है बिना कुछ कहे, ऐसी स्थिति भी होती है। और कई बार कुछ लिखा हुआ भी आता है और हम लोग रिपोर्टर्स के तौर पे बहुत लेड बैक होते हैं कुछ चीजों में, ये समझ में आता है। एक बार की कहानी है संजय जी और आप लोगों के लिए भी,
कि क्या हुआ कि एक स्टोरी की थी 2015 में मैंने, और वो स्टोरी जब उसका वीडियो बाहर आया तो देश भर में तमाम न्यूज नेटवर्क स्टोरी के पीछे भागना शुरू हो गए, बवाल होना शुरू हो गया कि आखिरकार ये कहानी इस तरह से कैसे, और छोटे छोटे बच्चों के ऊपर वो पूरा स्टोरी था कि किस तरह से उनकी ट्रेनिंग की जा रही है। बहरहाल कुछ महीने बीते और हम लोगों ने ऑफिस का ईमेल स्क्रॉल डाउन करना शुरू किया, तो मैं और मेरा को ऑथर जो था, हम दोनों ने नीचे जाते 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 देखा कि हमें असल में डेथ थ्रेट आया था, जान से मारने की धमकी आई हुई थी। और हम लोग इतने युवा और मतलब कहते हैं कि किसी चीज की फिक्र नहीं थी तो देख ही नहीं रहे थे, तो 2-3 महीने तक हमें पता ही नहीं था कि हमें डेथ थ्रेट दिया हुआ है, लाइफ थ्रेट किसी ने दिया हुआ है। और फिर हम लोग वहां हंसे और हंसते हुए आगे निकल गए। तो एक तो कहानी ये है। दूसरा, कैलकुलेटेड रिस्क। नेपाल में जब इंडियन मीडिया टारगेट पे था, उस दौर में आज तक इंडिया टुडे ग्रुप इकलौता एक ऐसा ग्रुप था जिनके रिपोर्टर्स के साथ कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई। मैं खुद ग्राउंड पे था, जो रेवोल्यूशनरी थे, जो जेंजीज थे, उनके साथ कई किलोमीटर्स में आंदोलन के दिन घूम रहा था। लेकिन ये सब खत्म होने के बाद एक दिन मुझे कॉल आया और कहा गया कि आप फलाने पते पे आ जाइए। और काठमांडू के कई गलियों से होते हुए एकदम सकरी गली में एक मंदिर था। जब हम लोकेशन पे पहुंचे तो हमारे ड्राइवर ने कहा कि सर मैं गाड़ी ऐसे मोड में रखूंगा कि कुछ हो तो हम यहां से भाग सकते हैं। तो अब हम अंदर जा रहे थे। वो मंदिर आप सोचिए स्ट्रक्चरली ऐसा था कि पुराने स्ट्रक्चर्स नेपाल में मंदिरों के जो होते हैं उस तरह से कि कुछ ड्रैगन टाइप का शेप का है, कुछ और बसाहा बने हुए हैं, उनके मुंह से पानी निकल रहा है। उस मंदिर में पीछे जाते हुए जब हम जाके बैठे तो फिर 3 जेंजी आंदोलनकारी वहां कोर कमेटी के जो थे वो हमसे मिले और उन्होंने हमें खबर दी कि अब नेपाल की अगली प्रधानमंत्री कौन होने वाली है। सुशीला कर्की का नाम सबसे पहले हमें वही मिला था। तो कई बार आपको जर्नलिज्म में कैलकुलेटेड रिस्क भी लेना पड़ता है। हमें पता था कि यहां हम जा रहे हैं इस मंदिर में, आगे क्या होने वाला है, क्या हमें हमारे लिए ट्रैप है, क्योंकि ऐसी एक घटना हुई थी। एक भारतीय मीडिया चैनल के रिपोर्टर के साथ बहुत बुरी तरह से मारपीट हुई थी। इसी ट्रैप के साथ उनको वहां पे बुलाया गया था। तो कैलकुलेटेड रिस्क भी हम लोग लेते हैं खबरों के लिए, वो रिस्क हमने लिया। और कई बार जब आपको लाइफ थ्रेट आता है तो आप मेल नहीं पढ़ते हैं, तो वो कहानी पीछे के पीछे दबी रह जाती है। हम अगले जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, आखिरी हिस्से में, जैसा कि हम अपने पूरे शो में करते हैं, आखिरी हिस्से में हम दर्शकों की प्रतिक्रियाएं लेते हैं। तो हम लाइव आप लोगों से आपकी जिज्ञासाएं, आपके सवाल, आपकी उत्सुकता, उसको भी लेंगे। और इसके आगे का राउंड जो चलेगा उसमें यह कि कई बार रिपोर्टर किस्सों की तलाश करते हुए खुद किस्सा कैसे बन जाता है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो अभी मैं बात करूंगा हमारी इस पूरी टीम की ब्लैक एंड व्हाइट मेंबर, ब्लैक एंड व्हाइट जो हमारे शो की जान और शान दोनों हैं। तो मौसमी जी से मैं कहूंगा कि वो अपने किस्से अपने अंदाज में अपने दर्शकों के साथ लाइव शेयर करें। देखिए, हम लोग सवाल जवाब पे जाएंगे। आप लोग सब बैठे हुए हैं और हम लोग के इंतजार में थे, हम आपके इंतजार में थे। वो कहते हैं ना संजय जी, बहाना छोटा भी हो तो चल पड़ता है दिल, बहाना छोटा भी हो तो चल पड़ता है दिल। शफक मोहब्बत को बहाना चाहिए, वजह नहीं। क्या बात। तो आप हमारी मोहब्बत है और बहाना है रिपोर्टर्स ऑफ एयर। यूं तो हम ऑन एयर जाते हैं तो हमारे पास 2 मिनट होता है बक बक करने का या जल्दी बोलने का, लेकिन जब हम रिपोर्टर्स ऑफ एयर में जाते हैं तो हम सारी कहानियां, सारी पोल और अपने सारे दुखड़े रो देते हैं आपको तसल्ली के साथ। और आप वो सुनते हैं कि कैसे हमारे ऊपर किसी कैमरामैन ने शूट करते करते, हम बाइट ले रहे थे स्मृति ईरानी की अमेठी में, और आप सोचिए वो तंबाकू खाए हुए एक कैमरामैन थे, उनको खांसी आई और उनकी पीक मेरे ऊपर पड़ गई और मैं पूरे दिन अपना मुंह धोती रही। तो ऐसा भी होता है। और कैसे हम लोग कोई आतंकवादी एनकाउंटर हुआ, संजय जी बता रहे थे, तो एक बहुत ऊंची दीवार थी, उस पे कैसे हम चढ़े। और क्योंकि हमारे कैमरामैन थोड़े भारी भरकम थे तो दूसरे कैमरामैन को हमने लिया और कैसे हम लोग गुम्मे लगा के एक के ऊपर एक गुम्मे लगा के ऊपर चढ़े और ऊपर से हमने टॉप शॉट लिया उस आतंकवादी ने जहां पे पूरा ये अंजाम दी थी घटना को।
वो भी कहानी है। और कैसे हम लोग थाईलैंड के केव में गए तो ज्यादा अति उत्साह में हम इतने अंदर घुस गए कि 15 मिनट तक हम बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। वो बूट्स थे, प्लास्टिक के बूट्स पहने हुए थे संजय जी, और मतलब कैमरामैन मुझे खींच रहा है और रिपोर्टिंग ओवर हो गई थी। और मुझे लग रहा था कि शायद आज मैं परिवार और आज तक के अपने परिवार को भी अलविदा नहीं कह पाऊंगी, क्योंकि वहीं पे फंस जाऊंगी। तो हम लोग हौसला इसलिए करते हैं क्योंकि आप लोग हिम्मत देते हैं। और जैसे कि मतलब कि किस्से कहानी इसी तरह से हम लोग बुनते हैं और कभी किस्सा बन भी जाते हैं। आप लोग ने देखा था कि किस तरीके से राहुल गांधी से जब हम सवाल कर रहे थे एक बार, तो राहुल गांधी मुझ पर ही भड़क गए थे। और उस वक्त मतलब हमारा दायित्व बनता था कि हम पत्रकारिता के परचम को लहराएं, तो हमने कहा कि हम सवाल करेंगे। मेरा हमेशा ये कहना है, मतलब सब लोग सुन ही रहे हैं, कि सवाल जैसा हो, एड़ा टेढ़ा सवाल होता है। नेताजी को जवाब नहीं देना है ना दीजिए, पर आप सवाल जरूर कीजिए। आपको कड़ा सवाल पत्रकार बनाता है और ढीला ढाला सवाल चाटुकार बनाता है। तो ढीले ढाले सवाल हम नहीं करते हैं, अपनी बेबाकी से रिपोर्टिंग करते हैं। और जिस तरह से मैं ब्रेकिंग और क्रैकिंग न्यूज की बात कर रहे हैं, तो संजय जी जब आएंगे तो ब्रेकिंग और क्रैकिंग न्यूज भी बतलाएंगे। और भाई इन लोगों के पास ये नेताओं के साथ, अफसरों के साथ बिल्कुल आमने सामने बैठकर बात करते हैं। मैं कोर्ट रिपोर्टर हूं, तो जब बेंच पर जजेज बैठते हैं तो हम बार से भी पीछे, जहां रिपोर्टर्स की जगह होती है, हम वहां बैठते हैं। वहां से हम देखते हैं और सुनते हैं और वहीं से हम किस्से बुनते हैं। कई साल पहले का किस्सा है, तब देश के जाने माने, मैं जब आपको बताऊंगा किस्सा तो बहुत सारे लोग समझ जाएंगे कि मैं किन बड़े वकील साहब की बात कर रहा हूं। संविधान पीठ बैठी थी, 5 जज बैठे थे और किसी संवैधानिक मुद्दे पर बात चल रही थी। अचानक जब उन वकील साहब ने बोलना शुरू किया तो उस पर आर्ग्यूमेंट के दौरान जज साहिबान ने, और जज साहिबान ऐसे थे कि उनकी जितनी उम्र होगी जज साहिबान की, उतने साल वो प्रैक्टिस कर चुके थे। वकील साहब? हाँ। अच्छा। और बहुत सीनियर एडवोकेट। हाँ। राज्यसभा के मेंबर भी रहे। नहीं, वो 35 साल। हाँ, 35 साल राज्यसभा। ना 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 35 से ज्यादा? 35 साल से ज्यादा वो राज्यसभा में रहे। हाँ, और 65 साल से ज्यादा उन्होंने प्रैक्टिस की। 65 साल में जज रिटायर हो जाते हैं। उन्होंने जब टोका उनको बीच में, मिस्टर सो एंड सो, बट कॉन्स्टिट्यूशन सेज लाइक दिस, नॉट लाइक दैट यू आर सेइंग। उन्होंने तुरंत चैलेंज किया, जैसे पहलवान अपना लंगोट लहरा देता है, कौन मुझे यहां पर मात दे सकता है। उन्होंने तुरंत बोला, बट माय लॉर्डशिप, when I wore this uniform, you all were in liquid form. Don't teach me about constitution. अब आप गैसी कर लीजिए कौन। अब आप सोच सकते हैं कि इतना डेयरिंग, इतना बड़ा कद का वकील कौन हो सकता है जो पूरे अदालत को चैलेंज कर दे। और ये हुआ। एक बार ऐसे ही हुआ, कोर्ट ने कह दिया वकील साहब से, उन्होंने कोई आर्गुमेंट दिया, उन्होंने कहा कि डू यू थिंक वी आर फूल्स या, क्या हम मूर्ख हैं? उन्होंने कहा आपने तो मुझे बड़े डिलेमा में डाल दिया। अगर मैं हां कहता हूं तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, और अगर मैं ना कहूंगा तो परजरी हो जाएगी। तो इस किस्से के बाद अब मैं, व्हाइट पार्ट आपने सुना, अब ब्लैक पार्ट भी सुनिए। ऐश्वर्या पालीवाल वो आपको बताएंगी मकर द्वार से लेके और कहां कहां तक के किस्से दुनिया संजय जी, जहान आपने ये के। नहीं बताया कि ऐश्वर्या अपने हाई हील्स में बकायदा बहुत अच्छी रनिंग भी कर लेती हैं और रिपोर्टिंग भी कर लेती हैं। हाँ, चूंकि रिपोर्टिंग के लिए भागना पड़ता है, और वो कहते हैं कि आज हमारे लिए बड़ा मौका है। ये जो तेरा मेरा किस्सा है, उम्र का बेहतरीन हिस्सा है। वाह। तो इसको यादगार बनाने के लिए ऐश्वर्या अब आपको बताएंगी कौन सा मुझे ना किस्सा है। यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां और बहुत सारी वुमेन दिख रही हैं, तो कभी ना कभी जीवन में डर तो लगा ही होगा, है ना। कुछ नया कर रहे हैं, कहीं फंस गए हैं, तो रिपोर्टर्स के साथ भी ऐसा ही होता है। कई बार आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो जहां आपका दिल लिटरल आपके मुंह में आ जाता है। अच्छा, ऑन एयर तो बड़ा अच्छा लगता है, आप लोगों को भी लगता है अरे देखो आग में कूद गए, बम फट रहा है, पीछे ये लोग आगे खड़े हैं, लेकिन वो कई बार चीजें, दिल जो है वो आपके मुंह में होता है।
पहली एक बार मैंने सुना कि दिल मुंह में आता, अब तक तो कलेजा हलक में मुंह में आता नहीं था। दिल आ जाता है मुंह में। देखा, संजय जी। नया किस्सा। तो एज अ वुमेन जर्नलिस्ट आप कई सारी जगह जाते हो, हमारा प्रोफेशन है, हमें ये अच्छा भी लगता है बिकॉज हमें स्टोरी आपको बतानी है। लेकिन कई बार स्टोरी बताते बताते ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं कि आप घिर जाते हो। मैं एक प्रोटेस्ट कवर करने गई थी। प्रोटेस्ट मैंने एकदम वैसे ही दिखाई जैसी प्रोटेस्ट हो रही थी, अनबायस्ड। लेकिन वहां के लोगों को लगा कि इन्होंने ये कुछ मैडम ने गड़बड़ करी है। नवंबर का टाइम था और नवंबर को आपको पता है कि 5 साढ़े 5 बजे थोड़ा सा अंधेरा होने लगता है। इन्होंने मुझे घेर लिया, मेरे कैमरा पर्सन को पकड़ लिया और वहां जितने लोग थे उन्होंने मुझे बोला कि मैम हम आपको किडनैप करेंगे, पीछे हमारा गांव है, हम आपको गांव में लेके जाएंगे, वहां पे एक पंचायत बैठेगी और वो पंचायत डिसाइड करेगी कि आपने जो किया वो सही किया या गलत किया। अब एज गर्ल्स आप समझ सकते हो कि सबसे पहला इंस्टिंक्ट आपके दिमाग में क्या होता है कि भाई चाहे सॉरी बोलो चाहे कुछ बोलो, उनको अपना काम दिखाओ बट यहां से निकलो। आधे घंटे तक उनसे बहस होती रही। फाइनली जब 6 बज गए और ऑलमोस्ट रात होने वाली थी तो मैंने उनसे लास्ट में पूछा कि आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूं। उन्होंने कहा हम चाहते हैं मैम आप माफी मांगिए। तो मैंने बोला मैं माफी मांग लूंगी, आप मेरा काम देख लो, मैंने किया ये बट फिर भी आप चाहते हो तो मैं माफी मांग लेती हूँ। मैंने माफी मांगी, उन्होंने मेरा पूरा वीडियो बनाया कि आप आज तक में काम करती हैं, आपने हमसे सॉरी बोली, आप यहाँ स्टोरी कर रही थी। तो कई बार रिपोर्टर्स के साथ ऐसा भी होता है कि आपको बहुत ज्यादा ऑन योर फीट सोचना पड़ता है। उस टाइम अगर आप अड़ जाओगे तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी, फिर वो मुझे ले जाते हैं अंदर, फिर पंचायत बैठती, फिर मैं बाहर आती नहीं आती, पता नहीं। बट हाँ एज वुमेन जर्नलिस्ट ये कई बार आप लोगों के साथ, हम लोगों के साथ तो होता है कि आप ऐसी जगह फंस जाते हो। बिल्कुल सही कह रही हो और ऐसा एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ भी होगा। एक बार एक धार्मिक और राजनीतिक मामले का एक आयोजन था जिसमें कोई जो धार्मिक अस्त्र होते हैं वो सब बांटने का कार्यक्रम था। वहां 1-2 लोगों ने हमें बताया कि हमारे से पैसे तो ले लिए, हमें अभी तक मिला नहीं। तो हमने कहा साइड में आ जाओ, आपसे बात करते हैं, क्या माजरा क्या है। तब तक वो बड़े लीडर थे, उनको जाके लोगों ने बता दिया कि आज तक वाले कुछ लोग जो बगावत टाइप की बातें कर रहे हैं वो उनका शूट किया है। अब हमारा कैमरामैन वो वहां पर उनके साथ साथ ही शूट कर रहा है। उन्होंने कहा मैं चला जाऊं, उसके बाद निपट लेना। पुलिस वालों ने सुन लिया, उन्होंने हमें कहा कि आप सुरक्षित यहां से निकल लो, नहीं तो बवाल कटेगा। और उसी समय मैंने अपने कैमरामैन से कहा कि यहां से चलो, और फिर हम वहां से निकल गए। खतरा कितना ज्यादा आप सोच सकते हैं कि लोग निपटने को तैयार हैं आपसे, और ऑफिस वाले कह रहे हैं कि वहां जाके पीस 2 करके आओ, जो रिपोर्टर वहां खड़ा होकर बोलता है। तो हमारी तो फूंक सरकी हुई थी। तब हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम थोड़ी दूर से करेंगे, दोबारा उस चक्रव्यूह में फंसना थोड़ा मुश्किल है। तो अब हम दूसरा दौर शुरू करते हैं और इसमें रिपोर्टर तमाशा खुद न बन जाना, तमाशा देखने वालों जो किस्से कवर करते हैं वो कई बार खुद किस्सा बन जाते हैं। तो उसमें क्या क्या एक्सपीरियंस है इन लोगों के, चूंकि ये विशेष सत्र है तो इसमें हम जो पुराना हमारा ढर्रा है उसके किस्सों के बजाय हम आपसे ज्यादा खुल के अपने बारे में, अपनी चुनौतियों के बारे में, पेशेगत चीजों के बारे में बताएं। तो हिमांशु, कभी ऐसा आया आपकी जिंदगी में? मैं तो 2 मेरे पास छोटे छोटे किस्से हैं। मैं माइक क्योंकि नजदीक कर स्टोरी टेलिंग कर नहीं पाता, माइक नजदीक। मेरी ये बेसिक प्रॉब्लम है। मुझे स्टोरी कहना नहीं आ पाया आज तक। ये एक चीज है, एक बार मैं 2013 में, क्योंकि संजय जी ने कहा कि मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है और हाथी की याददाश्त जो है वो बहुत अच्छी होती है, शायद वो मेरी डील डोल से प्रभावित होकर कह रहे हैं। अतीत से खींच के वर्तमान में लाना पड़ता है आपको। तो हम एक क्योंकि बीजेपी में अध्यक्ष चेंज होना था और उसको लेकर लगातार बैठकें चल रही थी। नितिन गडकरी क्योंकि अध्यक्ष होने थे और उससे पहले एक बैठक हुई बंगाली मार्केट में, वहां तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता और संघ के उस वक्त जो समन्वय का काम देखते थे वो वहां पहुंचे। हम लोगों ने वहां से लाइव देना शुरू किया, स्टोरी ब्रेक की कि कुछ बैठक हो रही है। तो उस मीटिंग के अंदर जो एक बड़े व्यक्ति थे उन्होंने आके कहा कि अब आप लोग यहां से चले जाइए, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा और मेरे को यहां पर क्रेन बुलवाकर आपकी गाड़ी, आपकी जो भी इक्विपमेंट है वो हटाना पड़ेगा। होता है ये, लेकिन हम लोग भी चले गए क्योंकि वो बहुत क्रूशल इशू था। एक और मुझे याद आता है 2019 में देवेंद्र फडणवीस ने ओथ ली थी
1 हफ्ते के लिए मुख्यमंत्री के लिए। लेकिन शिवसेना के साथ उनका तकरार चल रहा था। एक पार्लियामेंट में मीटिंग चल रही थी, एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता आए और वो पार्लियामेंट के एक पिलर के पीछे से फोन कर खड़े होके अपना आराम से बात कर रहे थे। मैं पिलर के पीछे गया और मैंने सुना वो क्या कह रहे हैं। उन्हें ईव्सड्रॉपिंग करा आपने। हाँ, तो उन्होंने उनको कहा कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और बताइए कि आप जो है इस्तीफा दे रहे हैं नंबर्स। और मैंने वो खबर ब्रेक की तो उनके सहयोगी ने मुझसे कहा कि देखिए ये गलत है, आपने सुन लिया। मैंने कहा नहीं, मैं वहां से आ रहा था तो मैं बस सुनता हुआ आया, मैं रुका नहीं। ये बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जब आपके ऊपर लोग नजर भी रखते हैं कि आपको खबर करनी है और आपको कई बार ऐसे चीजें मिल जाती हैं जिससे आपको बड़ी बड़ी खबर ब्रेक करने का मौका मिलता है। तमाम ऐसे कई इश्यूज हैं जब आपको प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार जो हैं नरेंद्र मोदी होंगे। ये खबर मुझे एक बहुत छोटे से व्यक्ति ने दी थी, जैसे राहुल ने बताया कि एक चाय वाले ने बताया कि मीटिंग कैसे है। हमने किसी को फोन किया, उन्होंने कहा कि देखिए पार्लियामेंट्री बोर्ड है 13 तारीख को शाम को 5:30 बजे, तो किस लिए है, तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा होगी। वो खबर ब्रेक की। ऐसे बहुत से इश्यूज हैं जब आपको छोटे से छोटा व्यक्ति बड़ी से बड़ी खबर दे देता है और आपके लिए बड़ा व्यक्ति कभी बहुत बड़ी खबर नहीं देता, छोटा ही व्यक्ति जो है आपको खबर देगा। ऐसे हमारे लिए बहुत एक्सपीरियंस आते हैं देखने में। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि लोग जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से जितना आप इंटरेक्शन करेंगे, बातचीत करेंगे, आपको खबर आएगी। क्योंकि कैमरे पे जो बोला जा रहा है वो नहीं हो रहा है, कैमरे पे के पीछे जो हो रहा है वो एक्चुअल खबर है। बिल्कुल बिल्कुल, इसको हम लोग समझते हैं और इसी को आपको बताते रहते हैं, चाहे रिपोर्टर्स ऑफ एयर हो या ऑन एयर भी। जब हम लोगों को मौका मिलता है हम लोग चीजें आप तक लेके इसी तरीके से आते हैं कि कैमरे के पीछे क्या खबर है। रिपोर्टर्स के लिए एक थंब रूल होता है कि बड़ा आदमी कभी खबर नहीं देता, बड़ा आदमी खबर की तस्दीक करता है, छोटा आदमी खबर देता है। अगर कोई बड़ा अफसर है, उनका ड्राइवर अंदर की खबरें बताएगा, उनका रीडर बताएगा, उनके खास लोग बताएंगे। बड़े अफसर से तो सिर्फ पूछना पड़ता है ऐसा हुआ है क्या, हाँ या ना। वो हाँ या ना बोलते हैं, खबर कंफर्म हो जाती है, उसके बाद खबर चलती है। कुछ खबरें दीवार पर लिखी इबादत की तरह, राइटिंग ऑन द वॉल, क्लियर होती है, लेकिन कुछ खबरें उसमें बिटवीन द लाइंस पढ़ना पड़ता है और वो बिटवीन द लाइंस वही रिपोर्टर की अपनी लियाकत होती है, वही उसका गुण होता है। तो कैसे अमित भारद्वाज आपको बताएंगे कि बिहार में एक डिश होती है जिसमें पूरी मछली पकाई जाती है और वो मछली इन्होंने वो उसका स्वाद भी चखा और बाद में सिर्फ इन्होंने नहीं चखा, एनडीए ने भी कैसे चखा वो आपको बताएंगे किस्सा। ये तो संजय जी आपने एकदम मछली वाला राज आप, जो है आप खोल कूद दिया तो है नहीं, यहाँ आप पे। तलैया में कूद तो नहीं गए थे स्वाद चखने के लिए? नहीं राहुल गांधी की तरह स्पेशल अरेंजमेंट कराया गया था इस बार। तो जब मैं सासाराम में था तो वहां पे गृह मंत्री अमित शाह की रैली हुई थी, आखिरी दिन था वो चुनाव प्रचार का। वहां से सासाराम में रैली करने के बाद वो अरवल में रैली करने गए थे। और टीवी पत्रकारिता के एक सबसे अहम नियम से मैं थोड़ा इतर चलता हूं, मैं रैली कवरेज से थोड़ा दूरी बनाए रखना चाहता हूं। मतलब रैली करना बहुत जरूरी है, लेकिन रैलियों के बियॉन्ड बहुत सारी खबरें आपके पास आ रही होती हैं, तो वो सब भी देखना आंकना बड़ा जरूरी होता है। तो मैं ऐसे चर्चा कर रहा था किसी जमघट की जगह पे जहां पे अलग अलग दलों के लोगों का अलग अलग समय एक ही होटल में। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात थी कि महागठबंधन वाले भी वहीं बैठते थे और अलग समय पे एनडीए के लोग भी वहीं पे आके स्ट्रैटेजी बनाते थे। तो मैंने वहां बताया कि कैसे गृह मंत्री ने यहाँ के सोन नदी और यहाँ के चावल और यहाँ की मछलियों की बात की है। तो जो व्यक्ति सामने थे उन्होंने कहा, अरे शाम का डिनर आप साथ करेंगे और आपको ऐसी मछली खिलाएंगे कि जीवन भर आपको याद रहेगा। मुझे नहीं पता कितने लोग आप लोग यहाँ पे मछली खाना पसंद करते हैं और कितने लोग इस चीज से अवॉइड करते हैं, लेकिन क्योंकि मैं फूड एंथुसियास्ट भी हूं रिपोर्टर होने के अलावा, तो आप इमेजिन कीजिए कि एक पूरी की पूरी मछली बिना किसी कट के, जिसमें मस्टर्ड अच्छे से फिलिंग करके आपको ऑफर किया गया हो, तो ये एक डेलिकेसी है जो सासाराम और सोनपुर के बेल्ट में लोग बनाते हैं, खिलाते हैं। तो मुझे सर्व किया गया और मुझे
रिजल्ट के दिन में जब पिछला रिपोर्टर्स ऑफेयर रिकॉर्ड किया था तो मैंने एक बात कही थी कि तेजस्वी यादव ना हेमंत सोरेन हो पाए, ना अखिलेश यादव हो पाए, ना ही 2020 के तेजस्वी यादव हो पाए। तो मैंने ये राइडर के साथ कहा था कि हो सकता है कि रिजल्ट के दिन मैं गलत हो जाऊं, लेकिन रिजल्ट के दिन मैं सही साबित हुआ, क्योंकि बिहार की जनता और महिलाओं ने उसी तरह का फुल फिश प्लेटर बिना किसी कट के मैंडेट के फॉर्म में एनडीए को और नीतीश कुमार को गिफ्ट में दे दिया वहां। देखिए, अब ये हमारा कार्यक्रम धीरे धीरे जिसको कहते हैं समापन की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इस कार्यक्रम ने, चूंकि आपके समक्ष आज हम लोग हैं, तो एक बड़ा मौका है। अलग अलग पहचान। मौसमी सिर्फ हमारी रिपोर्टर ही नहीं है, मौसमी का एक और गुण है, वो अभी आपको पता चलेगा। ये भी एक तरह की ब्रेकिंग न्यूज और क्रैकिंग न्यूज है। आप ध्यान दीजिए मौसमी क्या सुनाने जा रहे हैं। कुछ लोग की महत्वाकांक्षा होती है और साहित्य आज तक में आए हैं, तो संजय जी शुक्रिया। मतलब मैं मौसमी लखनवी के नाम से लिखती भी हूँ, और क्योंकि बिहार की चर्चा हो रही है संजय जी, और इतनी सारी महिलाएं भी बैठी हैं, तो मैंने एक कविता लिखी थी, क्योंकि महिलाओं ने बहुत दमदार तरीके से वोट किया और एक तरीके से नतीजों पे अपना प्रभाव डाला। तो रीत मैंने एक कविता लिखी थी, मौसमी लखनवी की ये कविता आपके सामने पेश है, छोटी सी है। आंटी और सब लोग बैठे हैं, जरूर सुनिए। कैसी रीत बनाई, बेटी जन्मी तो हुई जग हसाई, माई को बेटी ही भाई, फिर भी तानों से वो मुरझाई। दुनिया को इतना क्यों बैर, पैदा तो बोझ, बड़ी तो गैर। दायरों में अपनी कहानी गढ़ी, दायरों में अपनी कहानी गढ़ी, हर मोड़ पर उसकी परीक्षा बढ़ी। जमाने के नियम बेईमानी है, ना देवी ना महान ना वो ज्ञानी है, किसी की देन नहीं वो स्वाभिमानी है, नदिया जैसी उसमें रवानी है, नदिया जैसी उसमें रवानी है। और आखिरी पैरा सुनिए। उसका जीवन कोई उधार नहीं, बंधन में कब तक रोकेगा जमाना यूं ही। उसका जीवन कोई उधार नहीं, बंधन में कब तक रोकेगा जमाना यूं ही। घूंघट में इरादे कब तक ढकेंगे, सपनों के लश्कर, सपनों के लश्कर कभी तो दहकेंगे। शुक्रिया। वाह। अब किस्सा बनने के किस्से इन दो लोगों से मैं जानना चाहूंगा। तो ऐश्वर्या, आपके पास आप बता रही थी कि आप कब किस्सा बनी और कैसे बनी, किस्सा दर्शकों। एक तो मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि कैसे आपका जो दिल है वो मुंह में आ जाता है। दोस्ती की अगर हम बात करना, आप लोगों को लगता हो कि रिपोर्टर्स को खबर आखिरकार मिलती कहाँ से है। और बॉलीवुड में तो लोगों को बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। शाहरुख खान घर से निकले, सलमान खान घर में गए, बालकनी में हाथ वेव किया। तो ज्यादातर रिपोर्टर्स जो हैं, हम लोग उनके जो ड्राइवर्स होते हैं वो आपके खास हो जाते हैं, क्योंकि वो ड्राइवर्स जो हैं वो आपको बताएंगे कि अब ये यहाँ गए हैं, अब ये यहाँ से निकले हैं। जो मुंबई के अंदर जो छोटी छोटी दुकानें हैं जो इनके घर के आसपास हैं, वो दुकानों में जो लोग रहते हैं वो हमारे सोर्सेज बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, क्योंकि कोई कहीं किसी के घर अगर जा रहा है, कहीं से निकल रहा है, किसी डायरेक्टर के पास जा रहा है, तो ये सब बातें जो है ये एज रिपोर्टर्स हमें ये सब लोग बताते हैं। और नेताओं की बात करूँ तो एक नेता होते हैं जिन्हें हम आप लोग टीवी पे देखते हैं, आपने बड़े बड़े नेताओं की रैली वगैरह देखी होगी। ज़्यादातर नेता जो है वो खिलाने पिलाने में बहुत बहुत अच्छे होते हैं अक्रॉस पार्टी। मेरे साथ एक किस्सा है, हम एक बहुत बड़े नेता से मिलने गए, दिल्ली की बात नहीं है, हम दूसरे स्टेट में मिलने गए। बात होते होते वो ऑफ रिकॉर्ड होता है, जो बातचीत आपके साथ लीडर्स करते हैं एज रिपोर्टर्स या एज जर्नलिस्ट, जो वो आपसे बात करते हैं। बात करते करते रात को 1 बज गया। अच्छा, अब आप 10-12 लोग बैठे तो आप वहाँ खाने में क्या ही खाओगे, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, चाय आ जाएगी, कॉफ़ी आ जाएगी। 1 बजे वो नेता ने पूछा, जब हम सब जा रहे थे, कि आप लोगों ने खाना खाया? अब आप क्या बोलोगे बड़े नेता को कि नहीं खाया? तो सब एक दूसरे को देखने लगे कि नहीं। कहते रुकिए। जहाँ हम रुके थे वहाँ नीचे कैंटीन, अब रात को 1 बजे तो ऑब्वियसली किचन बंद हो जाता है, लेकिन ऑर्डर गया। वहाँ पे 1 बजे उन्होंने कुक को बुलाया, 1 बजे से लेके 4 बजे तक हम लोगों की पार्टी हुई। वो नेता ऊपर सो रहे हैं और हम लोगों की पार्टी चल रही है नीचे। और पार्टी में कई बार थोड़ा शोर वोर भी हो जाता है। सुबह उनको पता चला होगा कि हमारे घर में सुरंग। सुबह जब उनको हेलीपैड से कहीं जाना था, हम सब हेलीकॉप्टर पे खड़े थे, उन्होंने सुबह हम सब की तरफ ऐसे देखा और बोला कि काफी देर तक चली थी पार्टी आप लोगों की,
आवाज आ रही थी मुझे, और काफी बड़े नेता थे तो हम सब एकदम ऐसे नजरें चुरा रहे हैं। हमने कहा नहीं सर, वो 2 बजे तक 3 बजे तक। कहते तुम लोग 4 बजे तक वहां मस्ती कर रहे थे, तुमने आखिरी चाय 4:15 पे पी है, उसके बाद 4:30 बजे तुम लोग सोने गए हो। मुझे पल पल की खबर थी। तो ये जो है, ये नेताओं का एक दूसरा साइड हम लोगों को कई बार अब क्लोज देखने को मिल जाता है। वाह, इससे पहले कि हम ब्रेकिंग न्यूज की ओर जाएं, राहुल, जो ऐश्वर्या कह रही थी कि हमको एक अलग जो उनका पर्सनालिटी होती है नेता लोगों की, वो देखने को मिलती है। एक नेता है, हिमांशु जी जानते होंगे, अभी मैं बताऊंगा तो पहचान लेंगे। एक नेता है, उनके हम घर जाते थे बाइट देने के लिए, तो वो बोलते थे अच्छा बताइए क्या मुद्दा है, तो ये मुद्दा है। तो वो पेन और कलम, पेन निकालते थे और कागज निकालते थे, उनको हर चीज में तुकबंदी चाहिए होती थी। राहुल जो है मैं भी मुख्तार समझ गया। अब्बास नकवी जी की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो उनके पास कभी भी जाएंगे तो वो क्या करेंगे, पहले बोलेंगे करप्शन के कुएं में कांग्रेस कबड्डी कर रही है, ऐसे करके कुछ बना लेते थे। घोटालों हर के बार को वो पैरों में बांध कर तुकबंदी जो है वो कुछ ना कुछ बना लिया करते थे बाइट देने से पहले। और जैसे अभी ऐश्वर्या बता रही थी कि किसी घर पे वो मौजूद। देखिए, जो नेता होता है, मैं बार बार ये कहता हूं, जो पॉलिटिशियन होता है, क्योंकि हम पॉलिटिकल रिपोर्टर्स हैं सारे, आप भी, उसकी बहुत सारी पर्सनैलिटीज होती है। वो जनता के साथ अलग है, वो पत्रकारों के साथ अलग है, वो अपने पार्टी कॉलीग के साथ अलग है, उसके कई रूप हैं और वो अलग अलग चेहरों के साथ सामने आता रहता है। तो एक बारी एक छोटा सा अगर मैं सुना पाऊं, अगर संजय जी समय हो तो। सुनाइए। छोटा सा रखूंगा बिल्कुल। एक बारी संजय जी डंडा चला देंगे, टाइम हो रहा है। हाँ बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ टाइम को, वो उनको दिल की धड़कन उनकी तेज होती जा रही है। अंकित वहां से इशारा भी कर रहा है। तो एक बारी मैं एक नेता के घर पर गया, उन्होंने कहा कि आप बैठिए, मैं आपको 5-10 मिनट के अंदर आकर बाइट देता हूं। तो मैं बैठा रहा, तो आधा पौना घंटा हो गया, कोई आया नहीं। उसके बाद जब वो नेता आए, आप मानिए वो अपना पूरा किताब पढ़कर अंग्रेजी का एक कोट बनाकर आए थे, और तब आकर उन्होंने मुझे दिया, जबकि उनको अंग्रेजी आती नहीं थी, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी का कोट बनाया ताकि मैं अच्छा लगूं कैमरे पर वो बोलता हुआ। तो जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो अपनी अलग अलग तरीके से सामने तो पेश उनको आते भी हैं। पता होगा कि राहुल गौतम अंग्रेजी में दूसरा सवाल नहीं पूछने वाले हैं। तो ये भी होता है। और अब हम बिल्कुल समापन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज और क्रैकिंग न्यूज मौसमी आपसे शेयर करेंगी कि उनके पास अभी तक लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट क्या है। हम तो बहुत ही परेशान हैं। ये जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, हर बारी जो है कुछ ऐसा रच देते हैं कहानी कि हम जो है पूरे घेरे में आ जाते हैं। और ये देखिए, आपको बता दें कि जैसे राहुल भी कह रहे थे कि कुछ नेता ऐसे हैं जो आपको आपकी लॉन की घास में नहीं खड़े होने देते हैं। हाँ। कुछ नेता ऐसे जो बाहर से दरवाजे का ताला बंद कर देते हैं। कुछ नेता ऐसे हैं जो एक ही स्पॉट पे कैमरामैन खड़ा होगा, वहीं पे ट्राइपॉड लगेगा, वहीं से बाइट होगी, और बाइट होते ही चलता करते हैं। तो ऐसे नेताओं की, बड़े नेताओं से शिकायत भी हम लोग कर देते हैं। और ये भी होता है कि कैमरामैन सब पीछे खड़े हैं, हमारे छायाकार जो हमें सितारा बनाते हैं, हमें चमकाते हैं, तो वो भी जो है इस तरह के हम लोग की जुगलबंदी चलती रहती है। इनके बगैर हम नहीं है और हमारे बगैर ये नहीं है। तो खैर, मैं ये कह रही थी कि ब्रेकिंग क्रैकिंग न्यूज की बात यह है, क्योंकि आप कह रहे थे कि भाई क्या चल रहा है सियासी माहौल। मौसमी तो खलियर बैठी थी काउंटिंग डे पे, सुप्रियो सर भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। पूरे दिन मेरा काउंटिंग डे पे एक लाइव भी नहीं हुआ था। तो हम लोग ने, सर माफ कीजिएगा, नाश्ता वाश्ता भी खाया खान मार्केट में। राहुल गौतम ने भी उस दिन कुछ काम नहीं किया था। अरे सर, भाई, हम तो लोग अब पार्टी कुछ नहीं करेगी तो आप लोग खलियर ही होंगे ना, अब इसमें मतलब हम क्या कर सकते हैं। तो मुफलिसी का जब वक्त था उसके बाद हमने एक हफ्ते काम किया, और मुझे ये अंदर की खबर मिली है कि भाई विपक्ष जो है वो डाउन और आउट नहीं है संजय जी। राहुल गांधी ये सोच रहे हैं कि देखिए, ये जो बिहार की जो जीत है, कांग्रेस और राहुल गांधी को खासतौर से लग रहा है कि बीजेपी इसको कैमोफ्लॉज कर रही है, मतलब प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी को लेके। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब अगला विधानसभा चुनाव जो होगा वो डू और डाई है हमारे लिए। हमें बस एक विधानसभा चुनाव की जीत, उन्होंने अपने एक नेता को बोला, एक विधानसभा चुनाव की जीत चाहिए 2029 का तख्ता पलट करने के लिए। तो उनका ये मानना है, आने वाले बंगाल में तो टीएमसी का स्टेक है, असम के चुनाव,
बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जहां पे उन्होंने करो या मरो का डिक्टेट अपने बाकी जो कार्यकर्ता और नेता हैं उनको दिया है। और दूसरी बात, उनको कहीं ये भी लगता है कि बार बार ये वोट चोरी की बात जो है वो राज्य के चुनाव में जम नहीं पा रही है। तो हमें राज्य के मुद्दे के साथ, और ये शिफ्ट इन स्ट्रैटेजी है कांग्रेस की और राहुल गांधी की, कि राज्य के मुद्दे के साथ हमें जाना चाहिए। इसमें एक चीज लेकिन मैं ऐड करना चाहूंगा, चुनाव जब बिहार का खत्म हुआ था जल्दी, क्योंकि मैं इंडिया गठबंधन के कई पार्टियों के टच में रहता हूं, तो कई बार क्या होता है कि नेता बहुत डिल्यूजनल हो जाते हैं। चुनाव के रिजल्ट के दिन शाम में 7 बजे एक जमघट लगी हुई थी पटना में, वहां कमरे में बैठा हुआ था और उस नेताजी को सब समझा रहे थे कि कैसे आपकी जाति की वजह से तो महागठबंधन का वोट शेयर देखिए जो बढ़ा है, और जिस कम्युनिटी की वो रिप्रेजेंटेशन करते हैं, दरभंगा में एक कोकट गांव है, वो हार्डकोर माले का गांव होता था। बंदूक के दम पे वहां के प्रधान सत्ता चलाते थे एक समय पे, क्योंकि माले का जो भाकपा माले जो है उसका दौर हुआ करता था। वो लाल झंडा वाला गांव उन्हीं की जाति बिरादरी का गांव है, दरभंगा में कोकट, और आज की तारीख में वो पूरा गांव भगवा है, बीजेपी का समर्थक है। और नेताजी अभी भी मान रहे हैं कि नहीं, महागठबंधन में जो है उनकी जाति बिरादरी का वोट इकट्ठा हुआ है। तो ये जब तक डिल्यूजनल स्टेट से नहीं निकलेंगे, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया तो ये वैसा ही हो गया। उसी को जीने का हक है इस जमाने में, जो इधर का दिखता रहे और उधर का हो जाए। चूंकि ये विशेष सत्र है और यहाँ पर बहुत सारे बंधन हमारे सामने नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने सारे बंधन खोल दिए हैं। जितने रिपोर्टर यहाँ अफेयर दिख रहे हैं वो तो दिख रहे हैं, वाइल्ड कार्ड एंट्री से अब यहाँ एंट्री ले रहे हैं। साहिल जोशी हमारे साथ हैं, तो हम चाहते हैं कि इस मोमेंट का फायदा उठाया जाए, और साहिल जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि यहाँ आए और कुछ ऐसे किस्से अनसुने, अनकहे, वो किस्से, दिलचस्प किस्से हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। साहिल हमसे सवाल करेंगे? साहिल सवाल पूछेंगे? अब आप सवाल करिए, मैं जवाब देता हूँ, वो भी हो सकता है। हाँ, नहीं, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि रिपोर्टर्स ऑफ कैमरा, हाँ चलिए ऊपर आके ही बात करते हैं। लेकिन नहीं, देखिए साहिल की कहानी वो है कि मुंबई में आप 4 कदम भी चलें तो साहिल को रिपोर्टिंग हो जाती है। ये ऐसे साहिल हैं जो हमेशा मझधार में रहते हैं, और मुंबई में खबरों के आपको बीच। बॉम्बिल भी मिल जाती है और वड़ा पाव भी मिल जाता है साहिल के जरिए। नहीं, रिपोर्टर्स ऑफ कैमरा जो ऑफ एयर मेरे ख्याल से रिपोर्टर्स ऑफ कैमरा ज्यादा बात करते हैं हमेशा। हाँ, ऑन जो कैमरा आप बात पूछते रहते हैं। हाँ, मतलब रिपोर्टर्स ऑफ कैमरा ऑफ एयर ज्यादा बात करते हैं, क्योंकि उनके पास कहने के लिए बहुत सारी चीजें होती है जो शायद वो ऑन एयर नहीं कह सकते। तो मुझे लगता है कि ऐसी बहुत कहानियां होती है कि जो ऑफ एयर चलती है, और खास करके 2019 के बाद महाराष्ट्र में तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हमने सुनी होगी कि जिसमें हर रोज सुबह उठ के हमें लगता था कि यार ये तो कल रात को हमें पता ही नहीं था। और जैसे जब देवेंद्र फडणवीस ने सुबह जाके अचानक शपथ ली थी, तो मुझे याद है कि सुबह सुबह कल रात, उसके एक रात पहले महाविकास आघाड़ी की बैठक हुई थी, जिसमें उद्धव ठाकरे को चुना गया था, नेता चुना गया था। और हम लोग सब लोग वहां पर खड़े थे और वहां से अजीत पवार पीछे से निकल गए। तो कहीं ना कहीं अंदर ऐसा लगा कि एक रिपोर्टर का एक सेंस होता है, लगता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन कई बार वो पता नहीं चलता कि क्या गड़बड़ है, लेकिन एक लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। लगा कि खफा होंगे, गुस्सा होंगे, चले गए होंगे, लेकिन वो वहां से उठ के सीधे देवेंद्र फडणवीस के पास जाएंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। और कई बार मुझे लगता है कि बीजेपी को इसमें बड़ा मजा आता है कि देखिए किसी को पता ही नहीं चल पाया, हमने एकदम मतलब ऐसे घुमा दिया कि किसी को पता ही नहीं चल पाया। और सुबह जब पहली बार एएनआई ने पहले ट्वीट किया और फोटोग्राफ्स आए उनके, और हम लोग बात कर रहे थे, नवाब मलिक जो ट्वीट के जरिए बहुत सारी बातें कर रहे थे और वो अलायंस स्टिचिंग की बात कर रहे थे, तो वो कह रहे थे, वो बोले अरे ये तो पुरानी तस्वीर है, ये तो झूठ है, ये तो हो ही नहीं सकता करके। और उसके बाद जब हुआ तब जिस तरीके से बम फटा है और एक के बाद एक जिस तरीके से रिएक्शन रही है, लेकिन मुझे अभी भी याद है कि, और उस वक्त ऐसा हो गया था कि आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। और मैं घर से निकला और उस दिन मैंने तय किया कि भाई लोकल ट्रेन से जाएंगे, क्योंकि गाड़ी वाड़ी ले जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो मैं स्टेशन पहुंचा और मुझे प्रफुल्ल पटेल का फोन आया कि देखिए ऐसा है कि ये खबर गलत है, आप उसे चला दीजिए। तो मैंने कहा गलत है, चला दीजिए। गलत है मतलब हम ये चला दीजिए, ये खबर गलत है। शरद पवार उनके साथ नहीं है, ये खबर चला दीजिए, ये ऐसा कहने के लिए उनका फोन आया मुझे।
तो मैंने कहा ये किसको एट्रीब्यूट करना है? बोला सूत्रों के हवाले से चलाइए। मैं बोला सर सूत्र वूत्र आज नहीं चलेगा, आज सब मामला अलग है एकदम, ये नहीं चला सकते आप। तो शरद पवार को एट्रीब्यूट करिए। तो मैंने कहा प्लीज जब तक पवार साहब खुद मुझे नहीं बोलेंगे मैं नहीं चला सकता। अरे मैं बोल रहा हूं ना। बोला नहीं आज किसी पर भरोसा नहीं है, जो हुआ है उसके बाद मेरा किसी पर भरोसा नहीं है। तो अगर पवार साहब खुद बताएंगे तभी हो पाएगा। तो बोले अच्छा ठीक है। 2 मिनट में शरद पवार का लैंडलाइन से फोन आया और बोले वो प्रफुल्ल पटेल जो बोल रहे हैं वो सही है, जो अजीत ने किया है उसको मैं समर्थन नहीं कर सकता और मेरा समर्थन नहीं है वो। तो मैंने कहा सर एक बार फिर मैं आपको कोट करूं? बोला मेरा फोन रिकॉर्ड कर लो, मैं बोल रहा हूं वही है। तो मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि मतलब उस सिचुएशन में आपको लगता है कि भाई किस पर भरोसा करे किस पर नहीं करे। और अप्रत्याशित, अप्रत्याशित, पूरी तरीके से अप्रत्याशित। और ये कई बार हुआ है। मुझे याद है कि एक दौर होता है एक तरीके से और लोग किस तरीके से बदलते हैं। जब स्मृति ईरानी ने कुछ बात कही थी सूरत में जाकर, मैं याद होगा मेरे ख्याल से, बहुत फेमस लाइंस थी वो। उस वक्त मुख्यमंत्री थे और उसके बाद उनका क्लैरिफिकेशन आया था, तो वो शूट कर रहे थे और विनोद तावड़े उन्हें ब्रीफ कर रहे थे कि किस तरीके से होता है। वो भी हमने देखा हुआ है उस वक्त। पर साहिल सब ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली की रिपोर्टिंग और महाराष्ट्र मुंबई की रिपोर्टिंग कैसे फर्क है। हम लोग को लगता है मुंबई वाले थोड़ा कम काम करते हैं, दिल्ली वाले ज्यादा काम करते हैं। तो आपको कैसे फर्क लगता है कि ये दिल्ली मुंबई चलता रहता है ना? इस जो आप एक बार कह भी रहे मैं थे। एक बात बोलूं तो ठीक नहीं लगेगा, बोलूं? बोले बोले। एक मिनट सोच लीजिए, 5 हम लोग हैं और आप एक। सुशांत सिंह राजपूत के केस में ये सब क्लीन हो गया कि भाई क्लियर हो गया कि भाई कौन कैसे रिपोर्टिंग करता है। मुझे लगता है कि हम तड़का नहीं लगाते। क्या बात है। तो ये और बिना तड़का लगाए हम चीजें करते हैं। जो हमें लगता है कि ये सही है उस तरीके, हमें तड़का लगाना नहीं आता कई बार, ये बात तो ठीक है। सही है। या उसे आप झमाझम कहे, तड़का कहे या जो भी कहे, वो नहीं हमें आता है। हमें लगता है कि भाई जो दिख रहा है जो है उसी तरीके से बोलना चाहिए। और इसीलिए मैंने स्पेसिफिक एग्जांपल दिया। तब तो हमने देखा ना कि नहीं, आपके हम में हम भी तो शामिल है। ये आज के इस सत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि मैं कहूं तो हमारे शो स्टॉपर साहिल जोशी आज की सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि साहिल आमतौर से तो आपको एंकरिंग करते हुए, रिपोर्टिंग करते हुए नजर आते हैं। रिपोर्टर्स ऑफ एयर में पहली बार आप लोगों की वजह से साहिल यहां आए हैं और इनका स्वागत भी और इनका आभार भी हम जताते हैं। गेस्ट ऑफ ऑनर है हमारे। हाँ, अब आखिरी दौर की ओर चल चीज रहे है हैं संजय जिसमें जी, साहिल की जो इंटरेस्ट रहता है हाँ, वो वेस्टर्न यानी पश्चिमी घाट। भारत के जो पॉलिटिक्स है उससे ज्यादा नॉर्थ की पॉलिटिक्स में ये हर रोज 8, 8:30, 9 बजे ये भी आपको कॉल करेंगे और हाँ। पूछेंगे ये क्या चल रहा है, ये ये हो रहा है। साहिल ये रिपोर्टर्स अफेयर है, सारा अफेयर खुल जाता है यहाँ पे। हिमांशु देखो ये भी असली उसी- पॉलिटिक्स, मुझे हमेशा लगता है कि असली पॉलिटिक्स नॉर्थ में होती है। अब आया ऊट पहाड़ की। नहीं, ये बात नहीं नहीं मैं नहीं, अभी तो पॉलिटिक्स महाराष्ट्र में चल रही है। बट अभी तो- जिस पूरा लेवल का Netflix है। कॉन्फिडेंस उत्तर भारत के नेताओं में मैंने देखा हुआ है, उतना कॉन्फिडेंस कितना भी बड़ा नेता हो वेस्ट या बाकी राज्यों में आपको नहीं दिखाई देगा। तो मुझे ये लगता है आपके सांसद होंगे 2, लेकिन कॉन्फिडेंस ऐसा होगा कि भाई सरकार ही वो चला रहे हैं। ये फर्क तो है भाई। और बिहार के बारे में तो मशहूर है कि वहां 2 लोग मिलकर 3 पार्टियां बना लेते हैं, एक मेरी पार्टी, एक तेरी पार्टी और एक हम दोनों की पार्टी। अच्छी बात। तो जो शेर मैंने बताया था उसमें साहिल भी फिट बैठते हैं और उधर के नेता भी फिट बैठते हैं, जो इधर का दिखता रहे और उधर का हो जाए। तो अब हम आखिरी दौर की ओर चलते हैं जिसमें आप लोगों की जिज्ञासाएं, आपके सवाल जवाब, आपके मन में कोई सवाल उठ रहा हो तो आप हमसे सीधा सवाल पूछ सकते हैं। माइक। हेलो, आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम हर्ष है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से आया हूँ। आज क्लास मिस करके आप सबको लाइव सुनने आया हूँ। वैसे तो मैं आप हमने सबका भी fan- बहुत क्लासें मिस की। थैंक यू हर्ष। सभी यहाँ हैं। थैंक यू। ऐश्वर्या मैम की मकर द्वार की रिपोर्टिंग और thank you. मौसमी मैम की इतनी धाकड़ रिपोर्टिंग। मेरे दोस्त मुझे मेल वर्जन बुलाते हैं मौसमी मैम का कि मैं भी इतना बोलता हूँ। क्या बात है। जियो बेटा जियो। और मेरी हर वीकेंड की शुरुआत रिपोर्टर्स ऑफ एयर से होती है। आप लोग बहुत अच्छी कहानियां सुनाते हैं। मेरा सवाल मौसमी मैम आपसे है। मेरा सवाल ये है कि इस 21st सेंचुरी में जिस तरह की धाकड़ रिपोर्टिंग आप करती हैं, बहुत कम ऐसी जर्नलिस्ट मिलती हैं जो इस तरह से तूफान मचाते हुए रिपोर्टिंग करती हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये कि क्या कभी परिवार से या देश की राजनीति में, जिस तरह से आप राजनीतिक पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं, कभी आपको इस बात की वजह से कोई निगेटिविटी फील करनी पड़ी है कि आप महिला हैं और इस तरह से रिपोर्टिंग नहीं कर सकती हैं? आपको कभी इस चीज का डिसएडवांटेज मिला हो कि आप महिला की वजह से आप कहीं पीछे रह गई हो या कोई भेदभाव आज होता है?
देखिए, कहते हैं ना, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल और कोई जिंदगी भर सफर में क्या रहा। बात। तो मुझे नहीं लगता कि, मुझे लगता है कि अगर आप महिला हैं, पुरुष हैं, चुनौतियां तो हर तरीके से आपके सामने आती हैं, तो वो मैं चुनौती के तौर पे लेती हूँ। अगर आप उस चुनौती को भी लांग के आगे बढ़ सकते हैं तो आपका जोश और जज्बा और हौसला लोग देखते हैं। अगर आप लंबी रेस के घोड़े हैं तो वहां सामने से वो जो दर्शक है आपके, वो सबसे बड़ी ट्रॉफी होते हैं। और मुझे लगता है कि हमारे चैनल में भी बेबाक रिपोर्टिंग और निडरता से रिपोर्टिंग करने का हमें पूरी आज़ादी मिली हुई है। तो मुझे लोग कहते हैं कि कोई प्रेशर, मुझे तो कभी नहीं महसूस हुआ। आज़ादी से मैं अपनी रिपोर्टिंग करती हूँ और मुझे पूरा सपोर्ट मिलता है उस तरीके से। अगला सवाल, अगली जिज्ञासा किधर से है? थैंक यू। इधर वो सामने श्वेता के पीछे। अरे वो पूछ रहे हैं। नहीं, वो रहे सामने अंजलि सामने। हाँ, नहीं, इधर भी एक हाथ उठा है। अच्छा, हाँ भाई, कौन माइक उनके पास तो देगा? माइक ये यहाँ पर एक माइक है, ये इधर आओ बेटा। ये एक माइक। शाबाश। जे बात। मैम, सबसे पहले पिछले एक शो में मैंने देखा था, ऐश्वर्या मैम ने एक बात कही थी कि बिहार का जो स्टेपल फूड है वो लिट्टी चोखा नहीं है, वो परवल है। जी। मैम, मैं बचपन से ही बिहार में ही रहा हूँ, कम से कम 20 सालों तक, और मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। कम से कम मैं ये मान सकता हूँ कि लिट्टी चोखा स्टेपल फूड नहीं है, पर परवल तो हम लोग खाते ही नहीं है। मतलब स्टेपल फूड तो बहुत दूर की बात है। पर मेरा सवाल यह है मैम, इसलिए मैं ये भी कहना चाहता हूँ, कई बार मेरा सवाल यह है मैम कि जब सीट शेयरिंग हो रही थी तो सभी लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि इनको, एनडीए में भी, कि इनको इतनी सीटें मिलेंगी। एलजेपी के बारे में ज्यादातर लोगों का प्रेडिक्शन था कि 22 से 23 सीटें मिलेंगी, पर वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। मैं जानना चाहता हूं कि वो प्रक्रिया क्या होती है जिससे आपको पता चलता है, और वो जानकारी इतनी गलत कैसे हो जाती है? आपका सवाल किससे है? आपका सवाल किससे है? ऐश्वर्या से। अच्छा, तुम्हारा देखिए प्रेडिक्शन गलत निकला। मेरा प्रेडिक्शन, देखिए हम लोग जब फील्ड पे जाते हैं ना, तो ऑन कैमरा तो एक इंटरव्यू अलग होता है, बट हम ज्यादातर जो छोटी छोटी जगह वहां जाने की कोशिश करते हैं। आपका छोटा ढाबा, अगर कहीं खेत है तो वहां पे, खेत में अगर कुछ घर वगैरह आपको दिखते हैं तो वो, और एज अ वुमेन रिपोर्टर आप महिलाओं से थोड़ा सा बात करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो असेसमेंट होता है, वो जो लोकल लोग हैं वहां के, उनसे बात करने का। मैं आपको बताती हूँ, ज्यादातर हम जिन गाड़ियों में ट्रैवल करते हैं तो हमारे साथ जो ड्राइवर्स होते हैं, हम उनसे बहुत ज्यादा बात करते हैं, क्योंकि वो हमें एक असेसमेंट देते हैं कि भाई उनके यहाँ क्या चल रहा है। और जितना मोटा मोटी हम लोगों को लग रहा था, मैं 23rd से 4th रही थी, ऑलमोस्ट 11 दिन रही थी, तो मेरा जो असेसमेंट था उन लोगों से बात करके, वो असेसमेंट मैंने दिया था। बट ये ज्यादातर रिपोर्टर्स का, आई एम श्योर हम सब यही बात आपको बताएंगे कि ये पॉलिटिकल पार्टी से बात करके हमारा असेसमेंट नहीं होता। जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनसे बात करके हम लोगों का असेसमेंट होता है। बिकॉज देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज ना एक बबल में रहती हैं। बीजेपी को एक आंकड़ा लगता है, एलजेपी को एक आंकड़ा लगता है, कांग्रेस को भी लग रहा था कि उनका एक एक्स फैक्टर आएगा। हम पार्टी वाइज नहीं जाते, तो हम जिस रीजन के अंदर होते हैं मैक्सिमम रीजन कवर करने की कोशिश करते हैं, और जो लोकल लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं बिना कैमरे के, क्योंकि फिर आप बात करते करते बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, चूंकि वक्त की कमी है थोड़ी, और अब एक आखिरी सवाल सिर्फ मेरी तरफ से एक ले लीजिए, एंकर पूछ रहा है, ले लीजिए कि जब एंकर आप लोगों से सवाल कर रहा है, ये सवाल सभी रिपोर्टर्स के लिए, जब एंकर आप लोगों से सवाल कर रहा है और आप लोग बताना शुरू करते हैं कुछ ग्राउंड से, और एंकर बीच में जी 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 करके खत्म करना चाहता है, कैसा लगता है? बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। नहीं, श्वेता जी, इसका एक ट्रिक है। मैं चाहता हूं कि चलते चलते नारी शक्ति का एक प्रश्न ले लिया जाए, तो बोलो बेटा, आप पूछो। हेलो एवरीवन, मैं लक्षिता पहौरिया। मेरा क्वेश्चन मौसमी मैम से है। मैम, अगर आजकल के टाइम पे कोई रिपोर्टिंग करता है, ग्राउंड रियलिटी दिखाता है, अनबायस्ड न्यूज दिखाता है, तो पब्लिक उसको टारगेट बनाती है और उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। तो उस सिचुएशन को कैसे टैकल करें एज अ रिपोर्टर? मैं ये चीज आपसे सीखना चाहूंगी, क्योंकि मैं भी एक मास कॉम की स्टूडेंट हूँ। उस सिचुएशन को आपको धैर्य से रिपोर्ट करना बिल्कुल, चाहिए। आप अपना टैलेंट है, आप अपना पेशेंस रखिए, और मुझे लगता है कि ऑनेस्टली अगर आप ईमानदारी से रिपोर्ट करें, जो सच है वो बोलें और उस पर अड़े रहें, तो फिर वो आपका जो सत्य है ना, वो टिकता है। और जैसे कि साहिल कह रहे हैं, मेरा नेशनल टैलेंट पेशेंस है, वो है नहीं वैसे मेरा टैलेंट, पर मैंने सीखा है प्रोफेशन में रह के धैर्य बरतना, जो आपके हमेशा काम आता है। एयर होस्टेस की तरह होना चाहिए।
कि सब किसी को कोई दुविधा भी ना हो, सबकी सुविधा का ध्यान रखो, लेकिन पेशेंटली, कूलली, कामली, बस यही सबसे बड़ा जल्दी पूछिए भाई, जल्दी नमस्कार मैं जी बिल्कुल ऑल ऑफ यू। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जब भी रिपोर्टिंग करते हैं ग्राउंड पे तो जनता के मुद्दे उठाते तो ये कहने लगते हैं कि आप विपक्ष हो, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। अगर जनता के एक्चुअल मुद्दे तो रिपोर्टर इस सिचुएशन में से कैसे निकलता है? ये हम ये मान के चलते हैं कि जो माइक या कलम हमें मिली है वो आप लोगों के सवाल उठाने के लिए मिली है। चूंकि जनता सीधा नेताओं से, अफसरों से संवाद नहीं कर पाती है, तो हमारी जिम्मेदारी रहती है कि आपकी तरफ से सवाल करें। तो इसी को ध्यान में रख के हम चलते हैं। तो अब हमारा बिल्कुल समय, जोरदार तालियां हो जाए भाई तमाम हमारे जो इन हाउस स्टार्स हैं। दरअसल यही हमारे स्टार्स हैं, इनके लिए जोरदार तालियां पहले। और श्वेता, दूसरी आपके लिए हम लोग आपके लिए कहना चाहेंगे कि हम लोग को मत टोका करिए। तालियां तो आपकी हो जाए। मैं जो आप लोगों के लिए लिख के लाया हूं आपको समर्पित करने के लिए, ये आखिरी लाइन आप सुन लीजिए। ये इन सभी लोगों के लिए है कि ऑन एयर तो सब बड़े सीधे साधे नजर आते हैं, माइक ऑन होते ही दिल के किवाड़, खिड़की, रोशनदान खुल जाते हैं। खबरों के पीछे की असली दुनिया तो यहीं बसती है जब रिपोर्टर्स अफेयर में किस्से उछल जाते हैं। वाह वाह क्या वाह बात वाह। है। चलिए इसी के साथ मुझे लगता है चूंकि संजय जी ने शायरी से समाप्त किया इस सेशन को, एक शायरी के साथ हमारे जो न्यूज डायरेक्टर है इंडिया टुडे और आज तक के, उनको मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि कैसे कह दूं कि मुलाकात नहीं होती, कैसे कह दूं कि मुलाकात नहीं होती, रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती। तो चलिए जोरदार तालियां हो जाए, आप लोगों को मुलाकात भी हमने करवा दी। हमारे न्यूज डायरेक्टर आज तक और इंडिया टुडे के सुप्रिया प्रसाद जी यहां पर आ चुके हैं। जोरदार तालियां हो जाए एक बार, क्योंकि देखिए ये जो आप आज तक देख रहे हैं या फिर इंडिया टुडे अगर आप देख रहे हैं, ये जो चैनल आप देख रहे हैं और बरसों से जो नंबर 1 बना हुआ है वो इन्हीं की वजह से बना हुआ है। जोरदार तालियां हो जाए सुप्रिया सर के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली दिन रात इनके लिए समय जो है ना वो घर ये कब जाते हैं शायद बताना बड़ा मुश्किल होगा। मैम यहाँ पर मौजूद है, वही बताएंगी। ज्यादातर टाइम ऑफिस में ही सर को हम देखते हैं, चाहे सुबह पहुंच जाइए या रात पहुंच जाइए, कोई इवेंट हो, सर वहां पर सबसे पहले रहते हैं। तो ये लगा बिल्कुल बिल्कुल। तो सर की वजह से ही हम आपको बता दें, सुप्रिया सर की वजह से ही लगातार बिल्कुल। तो जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए और एक फोटोग्राफ। मैम प्लीज प्लीज। थैंक यू सो मच हमारे इन हाउस स्टार हिमांशु जी, साहिल, मुनीश, थैंक यू सो मच, ऐश्वर्या, संजय जी। Reporters off.